हेलो एस्पिरेंट, आज हमारा कंटिन्यूशन है एफआरबीएम एक्ट का। कुछ टर्म्स है लास्ट में जो हमने लास्ट वाली वीडियो में की थी, लेकिन टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो अच्छे से जो है उसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो इस वजह से मैंने उसको वहाँ से कट कर दिया है और मैं उसको आज जो है कंटिन्यू करूँगी। देन हम जो है टैक्स पे शिफ्ट हो जाएंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो फर्स्ट जो एक टर्म है जो एफआरबीएम की है वो है फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट का मतलब है कि गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। अब टोटल जो रिसिप्ट है उसमें हमारा टैक्स भी आएगा, नॉन टैक्स इनकम भी आएगी। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो गैप है वही क्या कहलाएगा, फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं इसको, और इसी गैप को जो गवर्नमेंट बोरोइंग से फिल करती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है प्राइमरी डेफिसिट। ये क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट एक्चुअली फिजिकल डेफिसिट एंड जो इंटरेस्ट पेमेंट की होती है उसको माइनस करके जो हमारे पास डेफिसिट आता है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट। मीन्स गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट पे कर रही है पुराने लोन पर, ठीक है, उसको जब हम रिमूव करेंगे एंड जो बचा हुआ पार्ट होगा वो एक्चुअल में करंट डेफिसिट होता है। तो ये बताता है कि गवर्नमेंट करंट ईयर में कितना एक्स्ट्रा बोरो कर रही है विदाउट पास्ट बर्डन। ठीक है, ये आपका हो गया प्राइमरी डेफिसिट। नेक्स्ट इसमें दिया है रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट तब होता है जब गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसकी रेवेन्यू इनकम से ज़्यादा हो जाता है। मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सी होती है? जो डेली के खर्चे हैं, जैसे कि सैलरी, सब्सिडी, पेंशन एंड सो ऑन, राइट। एंड रेवेन्यू रिसिप्ट में हमारा टैक्स एंड नॉन टैक्स इनकम आती है। अगर मान लो एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन इनकम देन इट इज़ कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट, राइट। एंड ये एक्चुअल में क्या है, ये गवर्नमेंट का डिसेविंग होता है, यानी कि सेविंग नहीं है, राइट। एंड प्रेजेंट में इसको जो है गवर्नमेंट क्या कर रही है, कंजप्शन के लिए यूज़ कर रही है। मीन्स गवर्नमेंट अपने रेगुलर खर्च के लिए बोरो कर रही है, यानी सेविंग नहीं कर रही है कोई, बल्कि ये क्या है, नेगेटिव सेविंग हो रही है, इसमें कोई सेविंग नहीं हो रही है। नेक्स्ट इसमें है रेवेन्यू डेफिसिट से क्या होता है, अगर रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है इससे बोरोइंग जो है वो बढ़ती है और इससे किसी भी तरीके की कैपिटल एसेट का क्रिएशन नहीं होता है। मीन्स बोरोइंग हो रही है पर उससे क्या हो रहा है, उससे रोड, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं बन रहा है। हम लोन तो ले रहे हैं लेकिन कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है, राइट। मीन्स फ्यूचर ग्रोथ को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है इससे, बोरोइंग से, राइट। नेक्स्ट आता है इसमें इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ये क्या है? तो इसको हम निकालते हैं रेवेन्यू डेफिसिट माइनस वो ग्रांट्स जो कैपिटल एसेट्स बनाने के लिए स्टेट्स को दी जाती है। मीन्स गवर्नमेंट स्टेट को कुछ ग्रांट्स देती है कैपिटल एसेट को क्रिएट करने के लिए। ये प्रोडक्टिव यूज होता है, यानी कि इससे कोई ना कोई प्रोडक्टिव कहीं पे काम होगा, इसीलिए इसको रेवेन्यू डेफिसिट से माइनस किया जाता है। और ये बताता है कि एक्चुअल जो अनप्रोडक्टिव रेवेन्यू है वो डेफिसिट कितना है, अनप्रोडक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कितना है। नेक्स्ट है फिजिकल स्लिपेज। इसको सिंपल टर्म्स में समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो बजट बनाते टाइम गवर्नमेंट बोलती है कि इस साल फिजिकल डेफिसिट इतना रहेगा और डेट जो है वो इतने में कंट्रोल रहेगा, ठीक है। पर बाद में क्या होता है, एक्चुअल जो डेफिसिट होता है वो ज़्यादा निकल जाता है और टारगेट जो है वो मिस हो जाता है। तो इसी गैप को कहते हैं फिजिकल स्लिपेज। इन सिंपल टर्म जो गवर्नमेंट ने बोला था वो एक्चुअल में उससे उस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये हो सकता है जैसे कि ऐसी सिचुएशन अगर क्रिएट हो रही है, इसके रीज़न क्या होंगे, या तो ज़्यादा सब्सिडी देनी पड़ गई गवर्नमेंट को, या जो टैक्स कलेक्शन होना था एज पर एक्सपेक्टेशन वो नहीं हुआ, या फिर क्या हो गया, इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस है, ऑयल के प्राइस है वो बढ़ गए और जिसकी वजह से डोमेस्टिक जो ऑयल के प्राइस है उसमें भी चेंजेस हो गए। तो ये आपका हो गया फिजिकल स्लिपेज। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर की, जिसमें डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली इंडिया का जो टैक्स सिस्टम है वो दो टाइप का होता है। मींस इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो टैक्स कलेक्ट करती है, वो मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। फर्स्ट है डायरेक्ट टैक्स एंड अदर वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की। तो डायरेक्ट टैक्स का बेसिक रूल ये है कि जिस पर्सन पर टैक्स लगता है वही पर्सन उस टैक्स का बर्डन उठाता है, ठीक है। एक लाइन यहाँ पे लिखी है, इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल्स ऑन द पेयर कांट बी शिफ्टेड। यहाँ दो टेक्निकल वर्ड्स लिखे हुए हैं। इंसिडेंस मीन्स लॉ के हिसाब से टैक्स किस पर लगा, इम्पैक्ट मीन्स टैक्स का एक्चुअल बर्डन कौन बियर कर रहा है, ठीक है। मीन्स टैक्स
जिस पर लगा उसी पर्सन पर या उसी पर उसको पे करने का बर्डन भी पड़ा, तो ये टैक्स किसी और पर पास ऑन नहीं किया जा सकता है। नेचर क्या है डायरेक्ट टैक्स का, तो ये क्या है, प्रोग्रेसिव है, मीन्स हायर इनकम मीन्स हायर टैक्स। ठीक है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स का जो परसेंटेज है वो भी बढ़ेगा, तो ये प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव मतलब इनकम बढ़ने के साथ साथ टैक्स रेट भी बढ़ता है। तो इस लॉजिक के पीछे का आइडिया क्या है, तो इस लॉजिक के पीछे का आइडिया ये है कि जिसके पास ज़्यादा कैपेसिटी है टैक्स पे करने की वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे, और ये इक्विटी बेस्ड टैक्सेशन है जो डायरेक्ट टैक्स की क्या है, एक स्पेशल आइडेंटिटी है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं, टाइप्स दिए हैं टैक्स के, डायरेक्ट टैक्स के, जिसमें सबसे पहले दिया हुआ है इनकम टैक्स। और ये इनकम टैक्स किस पे लगता है, इंडिविजुअल की एनुअल इनकम पे लगता है। ठीक है, तो इनकम टैक्स इंडिविजुअल की जितनी भी एनुअल इनकम है उस पे लगेगा। इसमें सैलरी होगी मान लो कि, या फिर बिजनेस इनकम हो सकती है, इंटरेस्ट एट्सेट्रा, जो भी उसकी एनुअली इनकम है वो सारा का सारा इसमें इंक्लूड होता है। नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेट टैक्स, ये किस पे लगता है, कंपनी के प्रॉफिट पे लगता है। तो कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, कंपनी का जितना नेट प्रॉफिट है उस पे लगेगा, और इसमें कंपनी खुद गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है, इसीलिए ये भी डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है। थर्ड है इसमें दिया हुआ कैपिटल गेन टैक्स, ये किस पे लगता है, मान लो जो एसेट है उसको सेल किया है उसके प्रॉफिट पे कैपिटल गेन टैक्स लगता है। और ये कब लगता है, ये तब लगता है जब कोई एसेट, मान लो प्रॉपर्टी या कोई शेयर या लैंड हो गई, उसको सेल किया है और उसके ऊपर जो है सेल करने के बाद जो प्रॉफिट हुआ है उस पर ये लगेगा। अब डायरेक्ट टैक्स को एडमिनिस्टर कौन करता है, तो इसको CBDT के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है, मींस सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो इसको एडमिनिस्टर करती है, और ये जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के रेवेन्यू डिपार्टमेंट का पार्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की, तो इनडायरेक्ट टैक्स का बेसिक रूल क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स लीगली किसी और पर लगता है, जैसे कि मान लो सेलर हो गया, मैन्युफैक्चरर हो गया, लेकिन टैक्स का जो एक्चुअल बर्डन है वो शिफ्ट होता है किस पे, कंज्यूमर पर, इसीलिए इसे इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। ये जो लिखा है ना ऊपर, एक मैन्युफैक्चरर एंड सेलर देन कंज्यूमर, इसका क्या मतलब है, ये एक्चुअली ये चेन दिखाती है कि टैक्स का जो फ्लो है वो मैन्युफैक्चरर से पहले सेलर, देन सेलर से होते हुए कंज्यूमर तक पहुंचता है। मींस सप्लाई चेन में हर स्टेज पर टैक्स लगता है, पर फाइनल जो बर्डन होता है वो कौन बेयर करता है, वो कंज्यूमर बेयर करता है। नेक्स्ट लाइन में इसमें लिखा है लाइबिलिटी ऑन सेलर बट बर्डन इज शिफ्टेड टू बायर, मीन्स टैक्स देने की जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, सेलर की होती है, लेकिन असली बर्डन किस पे पड़ता है, बायर पर पड़ता है। मीन्स सेलर क्या करेगा, बिल में टैक्स को ऐड कर देता है और कंज्यूमर उस टैक्स को पे करता है, तो इसीलिए इसे इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, बिकॉज सेलर डायरेक्टली अपनी पॉकेट से टैक्स पे नहीं कर रहा है, वो कंज्यूमर से टैक्स को कलेक्ट करके पे कर रहा है। अब नेचर क्या है इनडायरेक्ट टैक्स का, तो इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव होता है, मीन्स सब लोग सेम रेट से टैक्स देते हैं, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो। इसे रिग्रेसिव क्यों बोलते हैं, बिकॉज पुअर पर्सन के लिए ये ज़्यादा हैवी होता है, क्योंकि उसकी जो इनकम होती है वो एज़ कंपैरिजन टू रिच पर्सन कम होती है, और जब वो टैक्स पे करेगा तो उसकी जो अर्निंग है उसका एक बड़ा पोर्शन, ठीक है, वो टैक्स में चला जाता है, तो इसीलिए इस टैक्स को रिग्रेसिव टैक्स बोला जाता है। फॉर एग्जांपल GST 18% सबके लिए सेम है, चाहे फिर वो पुअर हो या फिर जो है रिच हो, लेकिन पुअर के लिए बर्डन क्या होगा, प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट इसमें डायरेक्ट टैक्स के कुछ टाइप्स दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला है GST। तो GST लगता किस पे है, ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और इसी के लिए इसको एक स्लोगन भी देते हैं, वन नेशन वन टैक्स। मीन्स GST गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पे लगने वाला यूनिफाइड टैक्स है। GST ने मल्टीपल जो टैक्सेस थे उनको रिप्लेस करके एक सिंगल टैक्स सिस्टम बनाया, और इसीलिए इसके लिए एक स्लोगन भी दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड वन नेशन वन टैक्स। दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स है कस्टम ड्यूटी, और ये किस पे लगता है, इम्पोर्ट्स पे लगता है। मीन्स कस्टम ड्यूटी कब लगेगा, जब गुड्स फॉरेन कंट्री से इंडिया में आते हैं और उन पे जो टैक्स लगता है दैट इज़ कॉल्ड कस्टम ड्यूटी। इसका पर्पस क्या है, फर्स्ट है रेवेन्यू को अर्न करना, सेकंड है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना। थर्ड बात करते हैं एक्साइज ड्यूटी के, ये किस पे लगता है, तो इट इज़ लिवाइव्ड ऑन किस पे, स्पेसिफिक आइटम्स।
लाइक पेट्रोलियम हो गया, लिकर हो गया, जो मतलब जीएसटी से बाहर है। कुछ स्पेसिफिक आइटम पे अलग से टैक्स लगता है जो जीएसटी के रीच से बाहर रखे हुए हैं, जैसे कि पेट्रोल की बात करें, डीजल हो गया, लिकर हो गया, ये ऐसी आइटम्स है जो जीएसटी में नहीं आती है, इसीलिए इनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है। अब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इट इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय CBIC, मीन्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, वो इसको एडमिनिस्ट्रेट करता है। इनडायरेक्ट टैक्स को CBIC मैनेज करता है, राइट। तो CBIC क्या है, ये गवर्नर की बॉडी है जो GST, कस्टम, एक्साइज इन सबको हैंडल करता है। अब बात करते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स में। तो सबसे पहला डिफरेंस है बर्डन। लाइक आई सेड इन अबव लाइन्स की बर्डन जो है डायरेक्ट टैक्स का वो पेयर पर ही होता है, यानी कि जो टैक्स पे कर रहा है वही उस बर्डन को बेयर भी करेगा। लेकिन अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो टैक्स का बर्डन एक्चुअल में कंज्यूमर पर पड़ता है, राइट। एंड सेकंड हम बात करते हैं कलेक्शन की। तो डायरेक्ट टैक्स अगर कलेक्शन की बात करें, इसको कलेक्ट करना मुश्किल होता है बिकॉज ऑफ इसमें टैक्स इन्वेजन, अवॉइडेंस जैसे केसेस हो जाते हैं, ठीक है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, ये आसान है, बहुत ईजी है कलेक्ट करना बिकॉज इनडायरेक्ट टैक्स प्राइस में ही इंक्लूड होता है। अब अगर आप शॉप से जो है कोई बिस्किट लेते हैं तो जो प्राइस है उसमें लिखा होता है पीछे इंक्लूडिंग टैक्स, राइट। तो ऑलरेडी वो टैक्स उसमें इंक्लूड है, तो इसीलिए ये ईजिली कलेक्ट करना ईजी है कलेक्ट करना, और इसीलिए ये ऑटोमेटिकली कलेक्ट भी हो जाता है। अब एग्जाम्पल की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स का मेन एग्जाम्पल अगर देखें तो इनकम टैक्स है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल जो है क्लासिक एग्जाम्पल GST है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, इनकम टैक्स एक्ट 2025, राइट। तो प्रेसिडेंट ने इनकम टैक्स एक्ट 2025 को अप्रूवल दे दिया है। जो पुराना हमारा 1961 इनकम टैक्स एक्ट था उसको ये रिप्लेस करेगा। मींस इंडिया में अब तक 1961 का इनकम टैक्स जो एक्ट है वो चल रहा था। अब गवर्नमेंट ने एक नया अपडेटेड लॉ 2025 को इंट्रोड्यूस किया है, और इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है सिस्टम को मॉडर्न, सिंपल और डिजिटल एज के हिसाब से अपडेट करना। इसमें कुछ की हाईलाइट्स दिए हैं, जिसमें सबसे पहले है शॉर्टर एंड सिंपल। मींस मैट एंड AMT के जो रूल्स हैं उनको अलग अलग सेक्शन में क्लियरली डिवाइड कर दिया है। पहले क्या होता था, पहले दोनों का जो स्ट्रक्चर था वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स एंड ओवरलैपिंग था। अब गवर्नमेंट ने क्लैरिटी के लिए सेपरेट प्रोविजन बना दिया है, ठीक है। मैट की बात करें तो मैट का एम है जीरो टैक्स कंपनीज को टैक्स के अंडर लाना। ये जीरो टैक्स कंपनीज कौन सी होती है, तो कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो अच्छा खासा बुक प्रॉफिट कमाती है और अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है, लेकिन फिर भी टैक्स कंसेशन और इंसेंटिव्स की वजह से टैक्स नहीं देती है। मींस कंपनीज क्या करती है, अकाउंटिंग ट्रिक्स और एग्जाम्पशन का यूज़ करके पेपर पर प्रॉफिट दिखा देती है, लेकिन टैक्सेबल इनकम को जीरो बना लेती है, ठीक है। तो मैट इसी लूप होल को बंद करता है, और मैट का पर्पस क्या है, ऐसी कंपनी से मिनिमम टैक्स को वसूलना। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कंपनी बोलती है प्रॉफिट तो है बट टैक्स देने वाली जो इनकम है वो ज़ीरो है, तो मैट क्या बोलेगा, मैट बोलेगा नहीं भाई ऐसे नहीं चलेगा, मिनिमम टैक्स तो देना ही पड़ेगा, ऐसे चालाकी नहीं चलेगी। तो इससे क्या होता है, इससे टैक्स अवॉइडेंस कंट्रोल होता है। दूसरा यहाँ पे बात करते हैं कि मैट के जो प्रोविजन है वो सिर्फ कॉरपोरेट टैक्स पेयर पर ही अप्लाई होंगे। मींस सिर्फ कंपनी पे ही ये अप्लाई होंगे, किसी इंडिविजुअल फर्म या LLP पे अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं AMT की। तो AMT की प्रोविजन मैट जैसे ही है, लेकिन ये किसके लिए है, ये है नॉन कॉरपोरेट टैक्स पेयर पे अप्लाई होगा। तो AMT बेसिकली किस पे अप्लाई हो रहा है, इंडिविजुअल फर्म्स LLP, जो हमने मैट में देखा कि वो मैट में नहीं आती है लेकिन AMT में आती है। मैट में क्या आता है, कॉरपोरेट टैक्स पेयर जैसे कंपनीज हो गई, ठीक है। तो AMT में कौन आ गया, इंडिविजुअल फर्म्स LLP जैसे जो नॉन कॉरपोरेट एंटिटी है उनके लिए जो है ये अप्लाई होगा, और इससे इंश्योर होता है कि ये लोग भी मिनिमम टैक्स पे करें, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं अनडिस्क्लोज्ड इनकम की। तो अनडिस्क्लोज्ड इनकम की डेफिनेशन को एक्सपेंड किया गया है, ये की हाईलाइट्स है नेक्स्ट वाली, अनडिस्क्लोज्ड इनकम, ठीक है। इसकी डेफिनेशन को एक्सपेंड किया गया है, और इसमें अब वर्चुअल डिजिटल एसेट भी इंक्लूड किए गए हैं। मींस पहले अनडिस्क्लोज्ड इनकम का मतलब क्या होता था, कैश पड़ा होगा घर पे,
राइट, गोल्ड हो गया या ज्वेलरी हो गई। बट अब इसमें क्या होगा, अब डिजिटली में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसमें जो है जो इनकम सोर्स होते हैं, जैसे कि क्रिप्टो हो गया, एनएफटीज होगी, डिजिटल एसेट्स हो गए, अब वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। मीन्स अगर किसी ने क्रिप्टो में पैसा छुपा रखा है और डिस्क्लोज नहीं किया है तो वो अब क्या होगा, अब वो भी अनडिस्क्लोज्ड इनकम माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की हाईलाइट है वर्चुअल डिजिटल स्पेस एक्सेस। मींस इनकम टैक्स अथॉरिटी को अब सर्च एंड सीजर प्रोसीडिंग के टाइम पे वर्चुअल डिजिटल स्पेस, मान लो जैसे आपके ईमेल सर्वर हो गया, सोशल मीडिया अकाउंट हो गए एट्सेट्रा, ठीक है, उन तक एक्सेस लेने की परमिशन दी गई है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अब ऑफिसर आपके मोबाइल, ईमेल, सोशल मीडिया सब कुछ चेक कर सकते हैं ताकि जो हिडन इनकम है वो पकड़ी जा सके। ठीक है, फॉर एग्जांपल इनकम, अगर इनकम का प्रूफ मान लो कि ईमेल में पड़ा है या फिर व्हाट्सएप चैट में है तो ऑफिसर उसे भी एग्जामिन कर सकता है। नेक्स्ट है इसमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल। अब इस एक्ट में जो है कुछ एलिजिबल एसेसिस को अलाउ किया गया है कि वो असेसिंग ऑफिसर के थ्रू जो है पास किए गए जो ड्राफ्ट ऑर्डर है, अगर उनको लगता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के पास उनको रेफर किया जा सकता है। इन शॉर्ट, अगर किसी को टैक्स डिसीजन गलत लगता हो, ठीक है, तो वो डायरेक्ट कोर्ट में जाने की बजाय पहले इस पैनल पे जा सकता है और इससे क्या होगा, फास्ट रेजोल्यूशन मिलेगा। यहाँ दो वर्ड यूज़ किए गए, एलिजिबल असेसी, यानी कि जिसको असेस किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है टैक्स के लिए। ठीक है, असेसिंग ऑफिसर कौन होगा, जो ये जो है चेक कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो असेसिस होते हैं, ये असेसी क्या कर सकते हैं, इन असेसिस में ट्रांसफर प्राइसिंग केसेस में इन्वॉल्व पर्सन, नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनीज इंक्लूड होती है। असेसिस मतलब वही मैंने बोला जिसका चेक किया जा रहा है कि भाई ये अपनी सारी इनकम को शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इन असेसिस में कौन होंगे, इन असेसिस में या तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग के केसेस होंगे, जो भी मतलब इन केसेस में इन्वॉल्व पर्सन होगा, या जो है नॉन रेजिडेंट होगा, या फॉरेन कंपनीज होंगे। मतलब ये है कि ये फैसिलिटी मेनली उन लोगों के लिए है जो फॉरेन कंपनीज, एनआर हो गए, एनआरआई हो गए या एमएनसी हो गए, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसफ़र प्राइसिंग की। ट्रांसफ़र प्राइसिंग क्या होता है, तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग का मतलब है मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस की रिलेटेड एंटिटीज़ के बीच ट्रांजैक्शन में चार्ज किया गया प्राइस। रिलेटेड एंटिटीज़ का मतलब सब्सिडरी है और मल्टी नेशनल एंटिटीज़ एमएनसी होगी, राइट। तो सिंपल टर्म्स में बात करूं तो सेम कंपनी की मान लो दो ब्रांचेस आपस में क्या कर रही है, गुड्स बेचती है, उसका जो प्राइस होता है वो ही क्या कहलाएगा, वो ट्रांसफ़र प्राइस होगा। अगर वो प्राइस मान लो कि फिक्स सेट करें तो टैक्स क्या होगा, टैक्स उनको देना नहीं पड़ेगा, टैक्स बच सकता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट इनको क्या करती है, कंट्रोल करती है बाय ट्रांसफ़र प्राइसिंग, राइट। मान लो एग्जाम्पल से इसको थोड़ा और एक्सप्लेन या थोड़ा सा और क्लियर कर लो। मान लो कंपनी है XYZ, उसकी दो ब्रांचेस है, एक इंडिया में है और दूसरी यूएसए में है। अब अगर इंडिया वाली जो ब्रांच है वो गुड्स को फॉरेन ब्रांच को चीप प्राइस में बेच दी तो इंडिया में प्रॉफिट कम होगा और टैक्स भी कम भरना पड़ेगा। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए ट्रांसफ़र प्राइसिंग रूल होते हैं, राइट। लास्ट इसमें दिया हुआ है इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटीज। ये जो एक्ट है, जो इनकम टैक्स एक्ट की बात कर रहे हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की को दूसरी कंट्रीज़ के साथ में अग्रीमेंट करने की परमिशन देता है सो दैट डबल टैक्सेशन से रिलीफ मिले। मींस एक ही इनकम पर दो कंट्रीज़ टैक्स ना लगाए, ठीक है। इसीलिए कंट्रीज आपस में क्या करेंगी, अग्रीमेंट करती है। इसी अग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, DTAA। बात करते हैं अदर डेवलपमेंट रिलेटेड टू डायरेक्ट टैक्स। तो इस सेक्शन में इनकम टैक्स और डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड कुछ नए डेवलपमेंट्स बनाए गए हैं जो रिसेंट में हुए हैं। और इसमें जो सबसे पहला है वो है सेफ हार्बर। सबसे पहले इसको समझते हैं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने इनकम टैक्स रूल 1962 में अमेंडमेंट्स नोटिफाई किए हैं ताकि जो सेफ हार्बर रूल्स है उनका स्कोप एक्सपेंड किया जा सके, राइट। मतलब क्या है कि CBDT जो डायरेक्ट टैक्स को हैंडल करता है या एडमिनिस्टर करता है, उसने रूल में चेंजेस किए हैं ताकि जो सेफ हार्बर का यूज़ है वो और ज़्यादा केसेस में हो सके। अब सबसे पहले तो इसी को समझते हैं कि ये सेफ हार्बर क्या है। तो सेफ हार्बर जनरली उन सिचुएशंस को बोलते हैं जहां टैक्स अथॉरिटी एंड टैक्स पेयर की डिक्लेयर किए गए ट्रांसफ़र प्राइस को आर्म्स लेंथ प्राइस के रूप में एक्सेप्ट कर लेती है। बड़ी ही
कॉम्प्लिकेटेड सी लाइन है ये, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डोंट वेरी, मैं इसको बहुत लेमन लैंग्वेज में आपको अंडरस्टैंड करवा दूंगी। सिंपल भाषा में बात करें तो अगर कंपनी बोलती है कि मैंने अपने रिलेटेड जो कंपनी है उसको गुड्स एक्स प्राइस पे, मान लो 100 रुपये प्राइस पर बेची है और वो प्राइस जो है सेफ हार्बर रेंज में है, तो टैक्स डिपार्टमेंट उसको बिना डिस्प्यूट के एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब नो इन्वेस्टिगेशन, नो लॉन्ग टर्म लिटिगेशन। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है आर्म्स लेंथ प्राइस। इसका क्या मतलब है? आर्म्स लेंथ प्राइस का मतलब है वो प्राइस जो दो इंडिपेंडेंट पार्टीज के बीच में नॉर्मल मार्केट कंडीशन में चार्ज किया जाता है। मतलब ऐसा प्राइस जो इंडिपेंडेंट पार्टी है या दो इंडिपेंडेंट कंपनीज है उनके बीच में नॉर्मल प्राइस कंडीशन, जो मार्केट की प्राइस कंडीशन है उस पे चार्ज किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? आर्म्स लेंथ प्राइस बोलते हैं। अब इसको एक केस से समझते हैं। मान लो एक एमएनसी की 2 ब्रांचेस है, एक इंडिया में है और दूसरी यूएस में है। अब अगर इंडियन ब्रांच यूएस की ब्रांच को गुड्स बहुत कम प्राइस पर बेच दे तो क्या होगा? प्रॉफिट यूएस में शिफ्ट हो जाएगा और इंडिया में टैक्स क्या होगा? कम लगेगा। तो ये क्या होगी? ये होगी मैनिपुलेशन, राइट। अब ऐसा ना हो पाए उसके लिए आर्म्स लेंथ प्राइस का जो प्रिंसिपल है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। अब मानो कि अगर इंडियन जो ब्रांच है वो यूएसए की ब्रांच को सेम प्राइस पर अगर जो गुड्स होती है उनको बेचे तो उस पे क्या होगा? उससे किसी भी नॉर्मल कस्टमर को वो मान लो अगर बेचती है, उसने क्या किया, जो इंडिया में उस गुड्स का प्राइस है, मान लो पार्ले जी बिस्किट इंडिया में 10 रुपीज का, वही यूएसए ब्रांच जो है उसकी सेम प्राइस पे पार्ले जी को 10 रुपीज में ही कहाँ बेच दिया? यूएसए में बेच दिया, राइट। डॉलर्स में समझ लो इसको। तो अब क्या हुआ कि इससे क्या हुआ? ये एक क्या है? ये ऐसी प्रैक्टिस है जो फेयर प्राइस को दिखाती है, यहाँ कोई मैनिपुलेशन नहीं है। ठीक है, पहले केस में क्या हुआ कि इंडियन ब्रांच ने क्या किया, जब उसने यूएसए की ब्रांच को गुड्स बेची तो उसने वो एक्चुअल में चीप प्राइस पे बेची, यानी कि 10 रुपए का पार्ले जी अगर इंडिया के अंदर है, यूएसए में उसको 10 रुपए के प्राइस से कम प्राइस पे बेचा गया। दूसरे केस में क्या हुआ कि मान लो कि अगर इंडियन ब्रांच जो है सेम प्राइस पे यूएसए की ब्रांच में उस गुड्स को बेचती है तो फेयर क्या हो गया? जो प्राइस है वो फेयर है। तो इसी को बोलते आर्म्स लेंथ प्राइस, राइट। आर्म्स लेंथ प्राइस को सिंपल एंड शॉर्ट टर्म्स में माने तो फेयर मार्केट प्राइस, जिसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है, राइट। आई होप अब अंडरस्टैंड हुआ होगा आपको कि आर्म्स लेंथ प्राइस क्या है। एक बार फिर से भी मैं बता देती हूँ कि फेयर मार्केट प्राइस है ये, जहां पे हम ये कह सकते हैं कि प्राइस में कोई छेड़खानी नहीं की गई है, किसी तरीके से उसको मैनिपुलेट नहीं किया है। अगर 2 ब्रांचेस किसी कंपनी की है, एक इंडिया में एक यूएसए में है, तो सेम दोनों ब्रांचेस में एक प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो इंडिया में भी सेम है और यूएसए में भी सेम है, दैट इज कॉल्ड आर्म्स लेंथ प्राइस, राइट। तो किसी तरीके से इसमें मैनिपुलेशन का कॉन्सेप्ट नहीं आया है। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आर्म्स लेंथ प्राइस हो गया अपना, एंड उसके बाद आता है कि ये जो सेफ हार्बर है, ये गवर्नमेंट सेफ हार्बर को और लोगों के लिए अवेलेबल बना रही है। ठीक है, इस न्यूज़ के अंदर ये बोला गया है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, सेफ हार्बर को और लोगों के लिए अवेलेबल बना रही है। इस कैसे बना रही है? बाय इंक्रीजिंग थ्रेशोल्ड। जो सेफ हार्बर की लेने की जो लिमिट थी वो पहले 200 करोड़ थी, अब उसको बढ़ाकर 300 करोड़ कर दिया है। मतलब ये है कि पहले सिर्फ और सिर्फ 200 करोड़ तक का टर्नओवर वाले जो लोग थे वो सेफ हार्बर ले सकते थे, बट अब 300 करोड़ तक वाले लोग भी इसको ले सकते हैं। मतलब ज़्यादा कंपनीज इस रूल के बेनिफिट ले पाएंगी। सेकंड क्या है? लिथियम आयन बैटरीज जो इलेक्ट्रिक एंड या फिर हाइब्रिड व्हीकल है उनमें यूज होती है, राइट। उनमें जो है उन्हें कोर ऑटो कंपोनेंट की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। किनको? लिथियम आयन बैटरीज जो इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स में यूज होती है उन्हें कोर ऑटो कंपोनेंट की डेफिनेशन में इंक्लूड किया है। मींस अब जो ईवी बैटरीज है उनको भी इंपॉर्टेंट ऑटो पार्ट माना जाएगा, इसीलिए ईवी सेक्टर भी सेफ हार्बर के बेनिफिट ले सकता है। गवर्नमेंट ईवी इंडस्ट्री को क्या कर रही है? इसके थ्रू पुश कर रही है, राइट। एंड नेक्स्ट इसमें लिखा है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 सीबीडीटी को पावर देता है कि वो सेफ हार्बर रूल्स को बना सके, राइट। मींस लॉ ने सीबीडीटी को अथॉरिटी दी है कि वो डिक्लेयर करे कि कौन सेफ हार्बर यूज करेगा, कौन सी कंडीशन में यूज करेगा, यानी कि रूल बनाने की जो पावर है वो किसके पास है? वो सीबीडीटी के पास है। तो आई होप आपको समझ आया है कि जो सेफ हार्बर है वो क्या है। तो सेफ हार्बर कोई
प्रिंसिपल नहीं है, ये एक सिचुएशन है, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, एक तरफ टैक्स अथॉरिटी है, मान लो इंडिया की टैक्स अथॉरिटी है, दूसरी तरफ टैक्स पेयर है, मान लो कोई XYZ पर्सन है, ठीक है, इन दोनों टैक्स अथॉरिटी एंड टैक्स पेयर की डिक्लेयर की गई जो ट्रांसफर प्राइस है उसको आर्म लेंथ के प्राइस के रूप में एक्सेप्ट करना, यानी कि टैक्स पेयर ने क्या किया, उसने टैक्स अथॉरिटी को बताया कि ये मेरा जो प्रोडक्ट है मैं इसको 100 रुपये में इंडिया में बेच रहा हूँ और इसी प्राइस पे मैं इसको USA में बेच रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, सेफ हार्बर हो गया।